स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर। और एक बार पुनः उपस्थित हैं हम आपके बीच में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ जो समर्पित है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों, यह हमारे करंट अफेयर्स का 15वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पूर्व भी हमने आपको आयोग के अनुकूल जो प्रश्न आते हैं उसके अकॉर्डिंगली करीब करीब 27 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराई है। और आज हम एक बार पुनः उपस्थित हैं आपके बीच में करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम बार बार आपसे कह चुके हैं कि प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी के प्रोग्रेस को वॉच आउट करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और अभ्यास श्रृंखला से आप अपनी तैयारी की परख करते हैं। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच मार्च 2021 को मैत्री सेतु का उद्घाटन करने की घोषणा की है। दोस्तों, हम आपको बता दें, जो करंट अफेयर्स आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसमें जो चीज़ें उल्लेखित हैं, इन प्रश्नों का संकलन उन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है। और हमारा प्रयास है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के अतिरिक्त और कुछ आपको देखने की आवश्यकता न पड़े और इसी से आपको 4 या 5, 6 क्वेश्चन जो भी आयोग के द्वारा निर्धारित किए जाएं वे मिल जाएं। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा बांग्लादेश। मैत्री सेतु के संदर्भ में हम आपको बता दें कि यह मैत्री सेतु जो है, जिसे हम अगर प्रश्न यह पूछता है कि विच गेटवे इज नॉन एज गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, देन यू कैन से मैत्री सेतु। और अगर यह पूछता है कि यह किस रिवर पर निर्मित होने जा रहा है, तो यह फेनी रिवर पर निर्मित होने जा रहा है। और यह भारत के किस राज्य से कनेक्टिविटी है इसकी, तो भारत के त्रिपुरा राज्य से है। त्रिपुरा यानी पार्ट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। ये 150 मीटर का ब्रिज है। दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें कि त्रिपुरा भारत का एकमात्र राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये सारी बातें आपके जहन में आ चुकी होंगी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों को आप संकलित करें, अपने मनोमस्तिष्क में अंकित करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब हम भी बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने हाल ही में कितने किलो भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दृष्टिगत हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने मैटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में जीत दर्ज करके पुनः एक बार अपने इस वजन वर्ग 53 किलोग्राम में विश्व चैंपियन नंबर 1 बन करके एक बार पुनः विश्व चैंपियन की उपाधि हासिल कर ली है। और वहाँ पे उन्होंने फाइनल में कनाडा की डायना मैरी हेलेन विकर को 4-0 से हराया। दूसरे का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हुआ 53 kg वर्ग किलोग्राम में। और अब हम बढ़ चलेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? वन चिकित्सा केंद्र की बात यहाँ पर की गई है। दोस्तों, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि जब भी कोई चीज़ पहली बार होता है तो उसको आप अपने जहन में अवश्य रखिएगा। और यहाँ पर पहला वन चिकित्सा केंद्र खोलने की बात की गई है और यह हुआ है उत्तराखंड में। दोस्तों, रानीखेत अल्मोड़ा में उत्तराखंड वन अनुसंधान की ओर से यह हीलिंग सेंटर खोला गया है, वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। तो आप अपने जहन में रखेंगे वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड इसका सही जवाब हुआ। और यह जो चिकित्सा केंद्र होगा यह प्रकृति के बीच जो संतुलन स्थापित करने की बात की गई है उसके अंतर्गत इस पर ध्यान रखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न यहाँ पर हमने संकलित किया है आपके लिए, जो थोड़ा यूनिक भी है। सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? दोस्तों, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, जो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, वे चारों किसी न किसी रूप में
जुड़े हुए हैं क्रिकेट से या और भी जो आपके दिल्ली संसद से, जिसमें गौतम गंभीर, राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर और मनोज तिवारी, लेकिन सेना का जो कैप्टन बनने का सौभाग्य इन चारों में से अनुराग ठाकुर को मिला है। दोस्तों, अनुराग ठाकुर वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री भी हैं, जिन्हें नियमित कमीशन अधिकारी के तौर पर कैप्टन प्रादेशिक सेना में बनाया गया है। तो यहाँ पर अनुराग ठाकुर सही जवाब हुआ। और अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मैंने संकलित किया है सैन्य अभ्यास से। जैसा कि आप जानते हैं, सैन्य अभ्यास आपके आयोग के पसंदीदा विषयों में से एक रहा है। डस्टलिक भारत और किस देश के बीच का सैन्य अभ्यास है? पांचवा प्रश्न। दोस्तों, चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दृष्टिगत हो रहे हैं। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का एक सैन्य अभ्यास है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का दूसरा संस्करण है, जो उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान इसका सही जवाब हुआ, पाँचवें का बी। और अब हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह भी थोड़ा सा यूनिक है और पहला है। पहले के संदर्भ में प्रश्नों का संकलन करने की मेरी परंपरा से रही है। जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य जो बना है वह है आंध्र प्रदेश। छठे का बी। आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो अपने वार्षिक 2020, 21 और 22 के वार्षिक बजट में जेंडर बजट और चाइल्ड बजट जैसे कंसेप्ट को शामिल करने जा रहा है। दोस्तों, इस संदर्भ में हम आपको बता दें कि बच्चों और महिलाओं से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उसके संदर्भ में एक मुश्त राशि इस पर खर्च की जाने की प्रोविज़न की गई है। तो छठे का बी सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे सातवें प्रश्न की तरफ। और सातवां प्रश्न यहाँ पे है, इनमें से किसी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया है? चार ऑप्शन यहाँ पर जो आपको दृष्टिगत हो रहे हैं। इसमें जो सही जवाब है वह है किरण बेदी। किरण बेदी जो भारत की पहली महिला IPS, आप किरण बेदी से अवगत होंगे। इससे कुछ दिनों पूर्व ही इन्होंने अपने जो पौंडीचेरी के उपराज्यपाल के पद से भी त्यागपत्र दिया था और इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर आपको जो दृष्टिगत हो रहा है वह थोड़ा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? दोस्तों, वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को बढ़ा करके 74% यानी 74% किए जाने की घोषणा 1 फरवरी 2021 को पेश आम बजट में किया है। तो इसका जो सही जवाब हो गया वो आपने यहाँ पर देख लिया। और अब हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो हमने आपके लिए संकलित किया है वह है, इनमें से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन यहाँ पर दृष्टिगत हो रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। भूटान, जापान, श्रीलंका और बांग्लादेश। यहाँ पर जापान इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, शिंजो आबे जो जनसेवा जापान के रूप में इन्हें पद्म विभूषण जो भारत का प्रतिष्ठित सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न के बाद पद्म भूषण उनको दिया गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया है। इन्हीं के कार्यकाल में भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफ़ी प्रगति हुई थी। तो दोस्तों, शिंजो आबे जापान, 10वें का बी सही जवाब हुआ। दोस्तों, इसी बीच हमने नौवां प्रश्न आपको नहीं बताया था, तो 9वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ चलेंगे। और 9वां प्रश्न जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने पर
गुजरात में आज़ादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट लॉन्च किया है। दोस्तों 75 वर्ष अमृत महोत्सव का जो आगाज़ हुआ है, देश को आज़ादी मिले 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इसी वर्ष पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का आगाज़ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में इस कार्यक्रम की शुरुआत करी थी और यह कार्यक्रम स्टार्टिंग से लेकर के लगातार 75 हफ्ते तक देश भर में कई कार्यक्रमों के रूप में अपने आप को समायोजित करेगा और इसमें हम आज़ादी के जश्न को मनाएंगे। तो दोस्तों इसका उद्घाटन दांडी मार्च के 91 साल पूरा होने पर किया गया। तो इस चीज़ को भी आप अपने ध्यान में रख लेंगे और 75 हफ्ते तक चलेगा अमृत महोत्सव। सारी बातें आपके ज़हन में आ चुकी होंगी और इसके बाद अब हम बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की तरफ। 10वें का उल्लेख हम ऑलरेडी आपसे कर चुके हैं। 10वां प्रश्न जो है वह सूचकांकों की श्रृंखला का प्रश्न है और कई सूचकांकों से हमने आपको अवगत कराया है। यहाँ पर जो सूचकांक है वह खुशहाली का सूचकांक है, हैप्पीनेस का सूचकांक है और यह सूचकांक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश सर्वप्रथम स्थान पर रहा। दोस्तों इस लिस्ट में दुनिया के सबसे खुशहाल देश और नाखुश देशों का नाम होता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथे साल फिनलैंड सबसे खुश देशों में टॉप पर रहा है। लगातार चौथी बार सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड रहा है और जिसे कि फिनलैंड को लेक्स ऑफ थाउजेंड्स कंट्री के रूप में भी हम जानते हैं, जिसको कि आप ध्यान में रखिएगा। यह यूरोप का एक छोटा सा देश है फिनलैंड और जो बहुत खुशहाल है और चौथी बार टॉप पे रहा है। जो मानक निर्धारित किए गए हैं खुशहाली के उस हिसाब से। तो अब यहाँ पर आपका जो जवाब हुआ वह हुआ फिनलैंड। दोस्तों इस सूची में और बहुत सारे देश हैं जिसमें कि हम आपको बता दें यूरोपियन कंट्री के जो देश हैं खुशहाली रिपोर्ट में सबसे ऊपर हैं, जबकि निचले पायदान पर अफ़गानिस्तान, दक्षिणी सूडान, जिम्बाब्वे और रवांडा हैं। दोस्तों इस सूची में जो भारत का स्थान है वह थोड़ा सा निराशाजनक है और इस रिपोर्ट में 4 पायदान फिसल करके भारत 144वें स्थान पर आ गया है। तो इस चीज़ को भी आप अपने ध्यान में रखेंगे। यद्यपि भारत के पड़ोसी पाकिस्तान 66वें स्थान पर, चीन 94वें स्थान पर, बांग्लादेश 107वें स्थान पर और नेपाल 92वें स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर भारत के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय अवश्य हो सकता है। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है संकलित किया है हमने थोड़ा सा साइंटिफिक पर्पज से, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि मैंने कई बार आपसे कहा है कि आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ना है वह आयोग के पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ना है। जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसमें स्पोर्ट्स है, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स में समसामयिक मुद्दों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, व्यक्तित्व पर्सनालिटी जिसको कि मैंने अभी शिंजो एबे को शामिल किया था, इस तरह के व्यक्तित्व आएंगे, प्रमुख व्यक्तित्व आएंगे। साथ ही साथ उसमें खेल समाचार हैं जैसा कि मैंने विग्नेश फोगाट के संदर्भ में आपसे बात करी थी। और यहाँ पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ जो आपके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, दैट इज रिलेटेड टू रिसर्च एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड नाउ दिस क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू दैट। वह कह रहा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने न्यूट्रिनो अणु यानी मॉलिक्यूल का पता लगाने के लिए बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है। दोस्तों यह कमाल किया है रूस के वैज्ञानिकों ने। रूसी वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया है और पानी के अंदर तैनात किया है स्पेस टेलीस्कोप जो खोजेगा धरती का सबसे छोटा कण, सबसे छोटा मॉलिक्यूल। तो यह बात जो हुई है वह हुई है कहाँ पे? रूस में, रूस के बैकाल झील में, जिसको कि बैकाल झील इज आल्सो नोन एज डीपेस्ट लेक ऑफ द अर्थ, यानी कि सबसे गहरा लेक जिसको बोलते हैं वह होगा बैकाल लेक। और आपको बता दें अंतरिक्ष की निगरानी के साथ साथ धरती के भीतर भी जाकर के जो ये निगरानी करने का टेलीस्कोप लगाया है रशिया ने, यह एक बहुत बड़ा साइंटिफिकल रिसर्च है। तो इस तरह से रशिया से आप अवगत हो चुके होंगे, इस प्रश्न का जवाब आपको मिल चुका होगा। बढ़ चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न भी एक बार जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, आपको पैटर्नों को
कि आपको परख होनी चाहिए, आप विज्ञ हैं, समझदार हैं, आपको कोई भी किताब या कोई भी पुस्तक दे करके छाप करके नहीं दिया जा सकता, बस आपको पैटर्नों से ही अवगत कराया जा सकता है। और यहाँ पर पुनः एक बार पैटर्नों का मामला आ गया है सामने। यहाँ पर एक बात तो होती है इंटरनेशनल अफेयर्स, जहाँ पर कि आपको ये पता चल रहा है कि क्या परिवर्तन हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो यह प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन को लेकर के भी हो रहा है। दूसरी बात हो रही है कि पर्सनालिटी को लेकर के, दोनों को हमने यहाँ पर समाहित करने का प्रयास किया है। सामिया सुलूह हसन, प्रश्न नंबर 13, सामिया सुलूह हसन ने मार्च 2021 को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? दोस्तों, पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन किस देश की, तो इन सारे के जवाब एक ही बार में हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं और वह है यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। तो यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में सामिया सुलूह हसन ने यह पदभार ग्रहण किया है और वहाँ की वह छठी प्रेसिडेंट बन करके उभरी हैं। तो इस चीज़ को आप निश्चित तौर पर ध्यान में रखेंगे। सामिया सुलूह हसन, जिनका कि जन्म 1960 जनवरी 27 1960 में हुआ था और यह प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया बनी है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है एक बार पुरस्कार से संबंधित है और इस बार के जो पुरस्कार जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं उससे संबंध में हमने 3-4 प्रश्नों के संकलन किए हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर उससे प्रश्न आता है तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर जो 14वां प्रश्न है वह है 67वें 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दृष्टिगत है। 4 ऑप्शन क्या, 8 ऑप्शन हो गए और हर एक को एक दूसरे से कंसर्न किया गया है। तो यहाँ पर जो यह पुरस्कार मिला है, यहाँ पर 14 का सी सही जवाब होगा, मनोज बाजपेयी और धनुष। मनोज बाजपेयी जो नॉर्थ इंडिया कलाकार हैं, धनुष जो कि रजनीकांत के दामाद हैं और साउथ इंडिया कलाकार हैं, इन दोनों को इस बार संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ कलाकार के रूप में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में यह अवार्ड मिला है। एक्टर मनोज बाजपेयी को उनके फिल्म भोसले के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, जबकि धनुष को एक्टर एक्टर धनुष को उनके फिल्म असुरान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो आप सारी बातों से अवगत हो चुके होंगे। मनोज बाजपेयी और धनुष। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस से रिलेटेड है। 4 प्रश्नों का संकलन मैंने इस बार राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से किया है और ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप दिमाग में अवश्य रख लीजिएगा। हो सकता है निश्चित तौर पर एक प्रश्न आपको मिल जाए, ऐसी आशा हम करते हैं। ईश्वरी कृपा रही तो निश्चित तौर पर एक प्रश्न इससे मिलेगा आपको और वह आपके लिए फलदायी होगा, आपकी अनंतिम सफलता में सहायक होगा, इसकी आशा हम आपसे करते हैं। तो और एक बार पुनः आपको बता दें कि आपको अपनी तैयारी के दौरान किंचित कहीं भी किसी भी पड़ाव पर ऐसा लगता है कि आपको गाइडलाइन की आवश्यकता है, आपको मटेरियल की आवश्यकता है, आपको प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता है, आपको पीडीएफ की आवश्यकता है, तो बड़े ही न्यूनतम राशि पे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है मेरे द्वारा। आप हमसे जुड़ करके ज्वाइन करके वे सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे द्वारा निर्धारित जो भी पैटर्न है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और आपकी अपनी अनंतिम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि जीके की भूमिका सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है और इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दृष्टिगत हो रहे हैं, जिनमें जो सही जवाब है वह है कंगना रनावत। कंगना रनावत जिसको कि बड़ी ही वर्सटाइल एक्टर हैं और बड़ी ही मुखर व्यक्तित्व की महिला हैं और इनके बारे में आप बहुत सारी बातों से अवगत हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सी इनके साथ जुड़ी हुई है। बहरहाल यहाँ पर उस कंट्रोवर्सी को याद नहीं रखना है, यहाँ पर याद रखना है कि कंगना रनावत बेस्ट एक्ट्रेस दिस ईयर 67th फिल्म अवार्ड, नेशनल अवार्ड, और इनकी जो फिल्म है मणिकर्णिका और पंगा, इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर बनी मूवी मणिकर्णिका जो कि जनवरी 2019 में रिलीज हुई थी, जबकि पंगा जनवरी 2020 में रिलीज हुई थी, जिसमें कंगना ने राष्ट्रीय स्तर की
कबड्डी खिलाड़ी का रोल प्ले किया था। कंगना रनावत आपके जहन में आ चुका होगा। अब हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने 4 प्रश्नों का चयन जो है वह किया है इस 67 फिल्म अवार्ड से, राष्ट्रीय पुरस्कार से। और अगला प्रश्न जो यहाँ पर आ गया वह आ गया कि 67वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार में इनमें से किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। दोस्तों, मंगलयान, लक्ष्मी, छिछोरे और पंगा 4 पिक्चर यहाँ पर दिए हुए हैं, 4 फिल्म यहाँ पर दी हुई है। और इसमें जो अवार्ड मिला है वह मिला है दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे। सुशांत सिंह राजपूत की जो कि दिवंगत हो चुके हैं, जिन्होंने आत्महत्या कर लिया था, इन सारी बातों से आप अवगत होंगे। उनकी फिल्म छिछोरे जो सितंबर 2019 में रिलीज हुई थी और उसको ही बेस्ट फिल्म हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। छिछोरे आप याद रखिएगा, बड़ी ही इंस्पायरल मूवी थी, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। छिछोरे 16 का सी। अब हम बढ़ चलेंगे 17वें प्रश्न की तरफ। और 17वां प्रश्न जो है एक बार पुनः राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित है। और इस प्रश्न में हमने यह प्रश्न रखा है कि फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा राज्य का पुरस्कार इस बार किसे मिला है, कि किस राज्य में जो है वह फिल्म की सुविधा, फिल्म बनाने की सुविधा और बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ है प्रोवाइड की गई है इस ईयर में। तो इसका जो श्रेय जाता है वह 17वें का डी सिक्किम को, और सिक्किम को यह अवार्ड गया है 17वें का डी। जो पसंदीदा राज्यों का पुरस्कार मिला है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर जो 18वां प्रश्न है वह है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार शांति यानी पीस का इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज के लिए इनमें से किस शख्सियत को चुना है। दोस्तों, जब इस तरह की बातें आती हैं, शख्सियत की बातें आती हैं, तो ग्रेट पर्सनालिटीज यानी प्रमुख व्यक्तित्व तो आपके जहन में आ चुका होगा, जो आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। और यहाँ पर जो सही जवाब है वह है शेख मुजीबुर रहमान। इससे पूर्व भी मैंने मैत्री सेतु की बात की थी बांग्लादेश से संबंधित, और शेख मुजीबुर रहमान जिसे बांग्लादेश का संस्थापक माना जाता है, प्रथम राष्ट्रपति भी माना जाता है, बाद में प्रधानमंत्री भी बने वहाँ के। इन्हें बंगबंधु की उपाधि भी प्राप्त है। बंगबंधु के साथ साथ बांग्लादेश में राष्ट्रपिता भी मुजीब को जाना जाता है। तो ये सारी उपाधियाँ इनको प्राप्त हैं, शेख मुजीबुर रहमान, और इनको इस बार का मिला है गांधी पुरस्कार सम्मान। तो ये गांधी शांति पुरस्कार सम्मान इस बार जो है मिला है शेख मुजीबुर रहमान को। दोस्तों, अब हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह है इसरो ने अपने किस प्रक्षेपण के माध्यम से ब्राज़ील के सैटेलाइट अमेजिनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित ही नहीं किया, बल्कि अंतरिक्ष में भागवत गीता भी भेजी। दोस्तों, इस प्रश्न को मैंने 2 प्रश्नों के साथ सम्मिलित किया है। यह जो वाक्य मैंने बताया कि सैटेलाइट अमेजिनिया के साथ साथ 18 अन्य उपग्रहों को भेजा, और साथ ही साथ एक बड़ा ही यूनिक कार्य किया है, भगवत गीता की SD कार्ड भी अंतरिक्ष में भेजा। तो इस चीज़ को भी हमने थोड़ा ध्यान में रख लिया कि थोड़ा सा यूनिकनेस था। तो यह कार्य जो है किस प्रक्षेपण यान के द्वारा किया गया, जिसके द्वारा कि अमेजिनिया के साथ साथ 18 उपग्रह भी भेजे गए और साथ ही साथ भागवत गीता को भी भेजा गया। और तो यह कार्य किया गया है किस उपग्रह के द्वारा, PSLV C51। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन C51 आपको ध्यान में रखना होगा। 19 का ए बिल्कुल सही जानकारी हो गई आपको। और इसरो के इस सफल प्रशिक्षण के साथ ही देश की ओर से प्रक्षेपित किए गए कुल विदेशी उपग्रहों की संख्या बढ़कर के 342 हो गई है। और इस तरह से आपका PSLV C51 इसका सही जवाब हुआ। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर मैंने संकलित किया है आपके लिए कि किस कंपनी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रिकॉर्ड 11 क्रिकेट सितारों के साथ
एक ब्रांड अभियान की शुरुआत करी है। दोस्तों इस तरह का जो कार्य किया है, जिस क्रिकेट का सितारों को 11 सितारों को लेकर के वह कार्य किया है भारत पे ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेट स्टार के साथ अपने प्रभावी टीवी अभियान टीम भारत पे की शुरुआत की घोषणा की है। और इसमें जो कलाकार, जो 11 क्रिकेट खिलाड़ी हैं वह हैं रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल और शुभमन गिल। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर जो संदेश है, हम हैं टीम भारत पे, जो देश के हर दुकानदार के साथ हैं खड़े, यह भारत पे का संदेश भी है। तो इसको भी आप ध्यान में रख लेंगे। सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। 20 का सी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो यहाँ पे है वो है स्कॉटिश लेखक, जिसे स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड का लेखक, जिसे स्कॉटलैंड को कंट्री ऑफ केक भी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो स्कॉटिश लेखक जिसे उनके पहले उपन्यास सुगी वेन के लिए वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले ही उपन्यास सुगी वेन, डगलस स्टुअर्ट, राइट आंसर। डगलस स्टुअर्ट जो है उनको ग्लासगो में भारतीय मूल के लेखक अवनी जोशी को पछाड़ते हुए पहले उपन्यास सुगी वेन के लिए बुकर पुरस्कार इन्होंने जीत लिया है। डगलस स्टुअर्ट इसका सही जवाब हुआ। दोस्तों डगलस स्टुअर्ट को आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। बढ़ चलेंगे हम 22वें प्रश्न की तरफ। 16 सितंबर 2020 को विश्व भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? थीम को पूछने की परंपरा भी आयोग की रही है। तो इस बार की जो थीम थी 2020 16 सितंबर 2020 की जो थीम थी वह थी विश्व ओजोन दिवस 2020 के लिए जो नारा दिया गया था इस साल आयोजित होने जा रहे इसमें कि विश्व जीवन के लिए ओजोन परत संरक्षण के 35 साल। दोस्तों ओजोन परत संरक्षण के 35 साल यानी कि ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। इस साल हम वैश्विक ओजोन परत संरक्षण के 35 साल मना रहे हैं। और ओजोन लेयर जिसके बारे में आप अच्छी तरह से अवगत हैं, अल्ट्रावायलेट रेस से बचाने वाली यह वायुमंडल में इतनी छोटी सी मात्रा 0.0006 यह O3 ऑक्सीजन के 3 एटम्स, खैर हम साइंस में जाना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की यह जो 3 एटम्स ओजोन लेयर जो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है वो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम मना रहे हैं, उसका जो थीम है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23rd। और 23rd क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर हमने संकलित किया है वह भी थोड़ा सा यूनिक है। प्रतिवर्ष जनवरी में दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाने वाली विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक है वह इस बार यूरोप से हट करके कोविड-19 के कारण पहली बार यूरोप से बाहर किस देश में मई 2021 में आयोजित की जाएगी। दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो यह बैठक है 2021 में सिंगापुर में आयोजित किए जाने का फैसला किया गया है। सिंगापुर इसका सही जवाब हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सिंगापुर 23 का ए बिल्कुल सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो मैंने आपके लिए संकलित किया है, भारत के किस नेशनल पार्क को वन्य जीवों की सुरक्षा और संख्या और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधा की बेहतर व्यवस्था के कारण विश्व का दूसरा सबसे श्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क विश्व का दूसरा सबसे श्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल टीम ने इसको घोषित किया है। दोस्तों इसके बारे में हम आपको बता दें कि पहले स्थान पर तंजानिया का नेशनल पार्क रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर जो विशेषज्ञ टीम ने कॉर्बेट को भ्रमण और यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखते हुए विश्व में दूसरा स्थान प्रदान किया है, जो भारत के लिए गौरव की बात है। तो यहाँ पर
कॉर्बेट नेशनल पार्क सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे हम 25वें प्रश्न की तरफ। और दोस्तों जो 25वां प्रश्न हमने आपके लिए संकलित किया है वह है आईसीसी के द्वारा दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बेस्ट मेल क्रिकेटर ऑफ पास्ट 10 ईयर्स के लिए भारत के किस खिलाड़ी को यह स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों यह स्थान मिला है भारत के विराट कोहली को। विराट कोहली ने दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार को सर गारफील्ड रोवर्स पुरस्कार को प्राप्त किया है विराट कोहली। 25वें का बी बिल्कुल सही जवाब हुआ। अब यहाँ पर हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो 26वां प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस केंद्रीय मंत्री को ब्रिटेन की संस्था वातायन ने ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय शिखर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। दोस्तों यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको दृष्टिगत हो रहे हैं उनमें आपने देखा गजेंद्र सिंह शेखावत, रविशंकर प्रसाद, आपको यहाँ पर दृष्टिगत हो रहे हैं रमेश पोखरियाल और श्री प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लंदन की संस्था वातायन यूके की ओर से प्रदत्त यह पुरस्कार निशंक को साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। निशंक द्वारा 75 से अधिक पुस्तकें या तो लिखी गई हैं या उनका विदेशी अनुवाद किया गया है। तो निशंक रमेश पोखरियाल, यहाँ पर निशंक मैंने नहीं लिखा है, रमेश पोखरियाल इसका सही जवाब हुआ, जिन्हें रमेश पोखरियाल निशंक के रूप में हम जानते हैं। दोस्तों बढ़ते हुए हम आ चुके हैं यहाँ पर 27वें प्रश्न की तरफ। और 27वां प्रश्न जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट 2020 प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों प्राप्त नहीं हुआ है। इस तरह के प्रश्नों के पैटर्न को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें तो 3 लोगों को यह प्राप्त हुआ है लेकिन एक व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों यह जो पुरस्कार है यह लीजन ऑफ मेरिट, यह सैन्य सम्मान है जो यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष मेंशन हैं उनमें 3 लोगों को तो यह पुरस्कार मिला है, जिनमें शामिल हैं प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन तीनों को तो यह सम्मान प्राप्त हुआ है। यह सम्मान जो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और शिंजो आबे को, जबकि जो नहीं मिला है वह हैं इमरान खान। और इस तरह से सारे फैक्ट से आप अवगत हो चुके होंगे। इमरान खान पाकिस्तान, जिन्हें यह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। जो 4 ऑप्शन यहाँ पर दृष्टिगत हो रहे हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो हमने आपके लिए संकलित किया है, अपने राज्य के परियोजनाओं का कुशल निवारण और पारदर्शी क्रांतिकारी क्रियान्वयन के कारण किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको जो दृष्टिगत हो रहे हैं, स्कॉच चीफ मिनिस्टर यानी कि जो विविध परियोजनाओं का पारदर्शी ढंग से और कुशल ढंग से जो निर्धारण करने की बात कही गई है उसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर के रूप में यहाँ पर नामित किया गया है। और यह जो गौरव प्राप्त हुआ है इस बार वह है YS जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021। 28 का सी इसका जो सही जवाब हुआ। और अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो हमने आपके लिए चयन किया है, जो 29वां प्रश्न है, वह है भारत द्वारा विकसित देश की पहली एंटी रेडिएशन जो मिसाइल है उसका क्या नाम है। एंटी रेडिएशन मिसाइल, सॉरी मोबाइल मैं कहने जा रहा था, लेकिन मिसाइल है। और यह देश की पहली विकिरण रोधी एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसका जो परीक्षण हुआ था उड़ीसा के तट से दूर बालासोर से किया गया था। और इसका जो नाम है वह है रुद्रम 1।
29 का बी रुद्रम 1, इसका जो नाम दिया गया है वह है रुद्रम 1, जो कि एक ऐसी मिसाइल है जो कि एंटी रेडिएशन वाली है। यह रिसर्च से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ चलेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ और आ चुके हैं हम अंतिम प्रश्न की तरफ दोस्तों, और यह अंतिम प्रश्न समर्पित है एक समिति से, और यहाँ पर बात मैंने करी है हाल ही में गठित किशन रेड्डी समिति का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें जो सही जवाब होगा वह है तीसरे का डी। किशन रेड्डी समिति का जो गठन किया गया है वह केंद्र सरकार ने लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए किया गया है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में गठित किया गया है। तो यहाँ पर लद्दाख की भाषा, भूमि संरक्षण हेतु तीसरे का डी। दोस्तों इसी के साथ यह 30 प्रश्नों के करंट अफेयर्स की श्रृंखला समाप्त होती है। अगर आप हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक हैं तो एक बार पुनः आपको आमंत्रण है, आप सारे प्रोसीजर से अवगत हो सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। बहरहाल आपको वीडियो वॉच करने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।